राधे राधे लिसनर्स, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घर पहुंचते ही ऋषि सबसे पहले गुस्लखाने में गया। हाथ मुंह धोकर बाल्टी में रखे पानी में अपना सिर डुबो दिया। सांस टूटने तक उसने सिर पानी में डाले रखा। जब शरीर सांसों के बगैर फड़फड़ाने लगा तब उसने अपना सिर बाल्टी के बाहर निकाला। अपनी शर्ट खोलकर गुस्लखाने में ही छोड़ दी और गुस्लखाने में रखी स्वेटर पहनकर निकल आया। दरवाजे पर दस्तक देने से पहले उसने यह ताकीद कर दी कि बाहर खड़ा आदमी ऋषि ही है। बाहर से उसने जो ताला लगाया था उसकी चाबी उसी के पास थी। ताला खोलकर उसने फिर मनु के नाम से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा मनु ने ही खोला। भीतर घुसते ही उसने देखा कि छाबड़ा साहब पेट के बल लेटे हैं और मनु की माँ उनके पैर दबा रही है। भीतर घुसकर वह अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि एक अजीब सी सायरन की आवाज़ ने सबको फिर से वहशत में डाल दिया। सायरन ठीक छाबड़ा साहब के घर के पास आकर रुका और लाउड स्पीकर से एक कर्कश मगर रोबदार आवाज़ गूंजी। कृपया ध्यान दें, इस इलाके में स्थिति तनावपूर्ण होने के कारण कर्फ्यू लगा दी गई है। आपको आदेश दिया जाता है कि आप अपने घर में ही रहें, खिड़की दरवाजे बंद कर लें और झांकने की कोशिश न करें। हमें किसी भी व्यक्ति को देखते ही गोली मार देने का आदेश है, इसलिए अगली सूचना तक कृपया घरों से बाहर न निकलें। यह आदेश किसी और वक्त में जी का अजाब हो सकता था, अधिकारों की निश्चितता का रोष का कारण हो सकता था, मगर इस वक्त यह सबसे बड़ी खुशी का बायस था। यह स्थिति नियंत्रण की मांग थी। ऋषि ने बाहर झाँक कर देखा। फौजी गाड़ियों की गश्त शुरू हो चुकी थी। वह लगभग खुशी से चीख ही पड़ा। अब घबराने की कोई बात नहीं है, खतरा टल गया है। सच कह रहे हो बेटा जी, क्या अब वे लोग दोबारा नहीं आएंगे? मनु की माँ पूरी तरह आश्वस्त होना चाहती थी। नहीं आंटी जी, सारा इलाका अब नियंत्रण में आ जाएगा। जितना बुरा होना था हो चुका, अब सब ठीक होगा। ऋषि ने कहा, वाहे गुरु तेरे ते मेहर करे पुत्र, अज तू जो किता है ओ कोई अपना भी नहीं कर सकता। मनु की माँ ने अपने आंचल से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। ऋषि शायद छाबड़ा साहब से कुछ सुनना चाह रहा था, मगर छाबड़ा साहब सुन हो चुके थे। ऐसा लगता था जैसे वह इन बातों को समझ ही नहीं पा रहे, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया के हैं और यहाँ लोगों में अजाब अनुभव कर रहे हैं। वह बिना कहे उठे और बाहर निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। मनु की माँ को यह अजीब तो लगा, मगर उन्होंने इसे विभीषिका का असर समझा और वह भी चुपचाप छाबड़ा साहब के पीछे पीछे बाहर दरवाजे से बाहर निकलकर अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जाने से पहले उन्होंने ऋषि के सिर पर हाथ फेरा। मनु, जिसकी समझ में पिता का यह आचरण नहीं आया, कुछ देर तक उनके सामान बटोरती रही। मनु, चेतिया पुत्र, माँ ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा तो मनु भी बिना कुछ कहे ही कमरे से निकल गई। कमरे में ऋषि अकेला रह गया। उन्माद रुका, मगर इस्मत और तिजारत लूट लेने के बाद कल तक का सामान्य आदमी आज का लुटेरा था, जिसे परसों फिर सामान्य आदमी होकर ठेलों, खोमचों, दुकानों, दफ्तरों, बसों, गाड़ियों में खो जाना था। लूट दंगों की नाजायज़ औलाद है। अफसर कभी बन जाते हैं, कभी बना लिए जाते हैं, मगर हर दंगों में लूट का जन्म होता ही है। नाजायज़ इसलिए भी कि लुटेरे महज लूट और नाश से मतलब रखते हैं, वस्तु उसके काम की है भी या नहीं, इस सोच से भी लापरवाह लुटेरे बस लूटते चले जाते हैं। सो लूटकर लाई गई टीवी कुएं में छिपाई गई। बाकायदा रस्सियों से बांधकर नोट मिट्टी के गमलों में यह सोचकर गाड़ दिए गए कि आड़े वक्त निकाल जाएंगे। लूट का माल लेकर भागने में जब बीच में पड़ा नाला समस्या बना तो नाले को 2 नए फ्रिज एक के बाद एक रखकर पुलिया बना लिया गया और उस पर से गुजरकर लूट के सामान निपटाए गए। बिजली से चलने वाले सामान उन बस्तियों तक में भर लिए गए जिन बस्तियों में बिजली नहीं थी और न ही आनी थी। ऑडियो कैसेट लूटने के लिए अपने पाजामे को खोलकर उसके पांचों में गांठ लगाकर झोलनुमा बना दिया गया। 10-10 रुपए की चीज़ के लिए लोग सरे बाजार अधनंगे हो गए। कैसेट लूटने के बाद जब पता चला कि टेप रिकॉर्डर के बिना यह किसी काम की नहीं है, तो लुटेरे टेप रिकॉर्डर की दुकान की तरफ दौड़े, मगर वहाँ मुर्दई छाई हुई थी। वह तो पहले ही लूट पेट चुकी थी। दुकान के बाहर भगदड़ में उखड़ी टूटी चप्पलों और कालिक के निशान के अलावा कुछ नहीं था।
झुंझुलाकर लुटेरों ने कैसेट कूड़ेदान में फेंक दिए और पाजामे से इज्जत ढांप ली। जूतों की दुकानों से लोग पैरों के साथ हाथों में भी जूते डालकर भागे। जूते के डब्बों को दुकान चलाने के लिए इस्तेमाल किया। किताबों से किसी को कोई प्रेम नहीं था। किताबों से प्रेम ही होता तो दंगे ही क्यों होते। सो किताबों को आग का कच्चा माल मानकर उसी तरह उपयोग किया गया। उन्माद रुका। सेना ने शहर को छावनी में तब्दील कर दिया। कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से लगा दिया गया। देखते ही गोली मारने के आदेश हुए। सायरन, हूटर और सेना के लाउड स्पीकर की आवाज़, जो किसी अन्य वक्त में खींच उत्पन्न करती, इस वक्त सबसे अधिक राहत दे रही थी। कर्फ्यू के कारण खाने पीने की दिक्कत थी, मगर सब्र यह था कि जान की कीमत पर भूख मारना सस्ता सौदा था, या फिर यह सौदा था भी नहीं, एकमात्र विकल्प था। भय के इस दौर में एकमात्र विकल्प। भय का जोर खत्म हुआ तो भूख ने जोर मारी। अस्थमा की दवा के लिए छाबड़ा साहब का कुछ खाना भी ज़रूरी था। मनु की माँ उनकी पीठ की ओर बैठी हर खांसी पर पीठ सहला रही थी। रुवासी मनु ने जब घर का हाल देखा तो वह ज़ोर ज़ोर से रो ही पड़ी, मगर फिर फौरन ही उसे पिता की तबीयत का ख्याल आया। वो मुंह में दुपट्टा ठूंसकर रोने की आवाज़ छुपा बैठी और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। घर में खाने को कुछ नहीं था। दाल चावल भी लूट लिए गए थे। उसने देखा कि 2 दिन पुराने वहीं उबले हुए आलू पड़े थे जो ऋषि स्टोव पर रख गया था। आलू ठंडे हो चुके थे। दूसरा कोई चारा नहीं था। उसने आलू छील दिए और उस पर थोड़ा सा नमक डालकर छाबड़ा साहब और माँ के आगे रख दिया। छाबड़ा साहब ने 2 टुकड़े खाकर दवा खा ली और बाईं करवट लेट गए। दाहिनी करवट में उनका दमा बढ़ जाता था। दवा ने असर किया। थोड़ा आराम आया तो रात भर के जागे छाबड़ा साहब सो गए। माँ को खिलाकर मनु ने जैसे ही अपने मुंह में आलू का एक टुकड़ा रखा, उसे ऋषि की याद आई। कैसी निष्ठुर है वह, खुदगर्ज। उसे वह याद क्यों नहीं आया? वह भी तो कल से भूखा ही होगा। सोचते हुए उसके हाथ फौरन रुक गए और वह किचन की ओर चली गई। अपने दुपट्टे में 2 उबले हुए आलू छिपाकर वह नीचे उतर गई। मनु के आने का आभास ऋषि को नहीं हुआ। मनु ने देखा कि ऋषि अपने दोनों पाँवों के बीच तकिया फंसाए शून्य में कुछ देख रहा है। पहले तो 2 क्षण उसने ऋषि के देखने का इंतजार किया, मगर जब ऋषि अपलक ही शून्य को ताकता रहा तो उसने ऋषि के कंधे पर अपनी हथेली रख दी। ऋषि चुहक गया। दरअसल वह डर गया और बहुत तेजी से पीछे खिसक गया। उसे इस तरह डरता देखकर मनु भी विचलित हो गई। उसने अपने दुपट्टे में से निकालकर आलू अखबार पर रख दिए और कहा, की होया, तुसी डर रहे हो? डरना ते साणु चाहिए ऐना। ऋषि जिस स्थिति में था उसे इस वक्त समझना मनु के बस में नहीं था। एक वक्त तक आदमी खुद को मजबूत दिखाते हुए भावनाओं को जब्त कर सकता है, मगर सिर्फ एक वक्त तक। वक्त पूरा होने पर जज्ब का बांध टूट जाता है। पत्थर फिर से इंसान हो जाता है। ऋषि के लिए इंसान होने का वक्त आ गया था। वह अपने गले में अटके हुए फांस को रोक नहीं पाया और मनु को जोर से भींचकर फूट पड़ा। उसने अपना चेहरा मनु की छाती में गड़ा लिया और रोने की आवाज़ को उसके सीने से दबाकर छिपा लिया। मनु के लिए यह स्थिति आकस्मिक थी, मगर आकस्मिक स्थितियों के लिए प्रेमिकाओं, माँओं और पत्नियों को तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। वह उनमें नैसर्गिक होता है। बच्चों को संभालना वो माँ बनने से पहले से जानती हैं। मनु ने ऋषि के बालों में अपनी उंगलियां फेरी, उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, रोई ना, रोना तो हमें है, मुझे माफ़ कर दो। ऋषि ने रोते हुए ही, हिचकियाँ लेते हुए ही कहा, किस वास्ते? मनु ने पूछा। ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोता रहा। ऋषि के रोने से मनु का मन बैठने लगा। उसे लगा कि कहीं छाबड़ा साहब जो अभी माँ से बता रहे थे वह सच तो नहीं था। कहीं सचमुच ऋषि ने भी किसी का खून तो नहीं किया है। उसने फौरन पूछा, तू भी किसे नू मारिया है? ऋषि ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। मनु ने फिर पूछा। पूछते वक्त उसकी उंगलियां की हरकत ऋषि के बालों में रुक गई। उसकी सांसें थम गई। उसने फिर पूछा, मारिया है? ऋषि ने उसके सीने में ही सिर को नाक की मुद्रा में रगड़ते हुए कहा, बचा नहीं पाया। कोशिश कितनी सीखी? मनु ने पूछा। ऋषि ने अब की बार मुंह से कुछ नहीं कहा, बस अब की बार हाँ की मुद्रा में सिर हिलाया। बस फिर कोई गल नहीं, मनु ने चैन की सांस लेते हुए कहा और उसे अपने सीने से और गहरे चिपका लिया। घड़ियों और सांसों को कायदे से ऐसे वक्त में रुक जाना चाहिए, मगर वह नामुराद ऐसे वक्त
और तेज़ चलने लगती है। घड़ी की टिक टिक और सांसों की धक धक इतनी तेज़ होती है कि निर्भरता टूट ही जाती है। मगर थोड़ी देर में ही दोनों को एहसास हो गया कि दोनों कुछ ज़्यादा ही करीब हो गए हैं। ऋषि फौरन ही पीछे खिसक गया। मनु भी पीछे हुई और फिर संभल कर बैठ गई। बाहम खामोशी छाई रही। फिर मनु ने ही खामोशी तोड़ते हुए पूछा, कुछ खाया? ऋषि ने इनकार में सिर हिला दिया। मनु उसका इनकार देखते से पहले ही उठकर सब्जी काटने का चाकू ले आई। उसने चाकू से आलू के 4 टुकड़े किए। ऋषि के स्टोव के पास पड़े डब्बे में से भुना जीरा और नमक निकालकर आलू के बीच रखकर मिला दिए और ऋषि के ठीक सामने आकर बैठ गई। ऋषि भी अपने कुर्ते के बाँह से आंखें पोंछकर पाँव को पीछे मोड़कर आसन की स्थिति में बैठा रहा। मनु ने अपने हाथों में आलू की एक फाक ऋषि के मुंह में डाली। ऋषि ने चुपचाप खा लिया। खाते वक्त ही उसे ख्याल लगा कि शायद घर में खाने को कुछ नहीं है। फिर भी उसने पूछा, खाने को कुछ नहीं है क्या? नहीं, दाल चावल तक उठा ले गए कमबख्त मारे। मनु ने दूसरा निवाला ऋषि को देते हुए कहा, अंकल ने कुछ खाया? ऋषि ने मुंह चलाते हुए ही पूछा। हाँ, मनु ने जवाब दिया। और तुमने? ऋषि ने पूछा। हाँ, मैंने भी। मनु ने नीचे देखते हुए ही झूठ कहा। 5 आलू में पूरे परिवार ने खा लिया, ऋषि ने कहा, जिसके जवाब में मनु चुप ही रही। ऋषि ने मनु के हाथ से बचे हुए आलू लिए और एक टुकड़ा मनु की ओर बढ़ाया। मनु को कायदन मुंह खोलना था, मगर उसकी आंखों का दरिया खुल गया, इतना कि वह उन्हें संभाल नहीं पाई और रोते हुए ही कमरे से बाहर चली गई। प्रेम दरअसल तरह तरह के आंसुओं का समुच्चय है। खुशी, गम, गुस्सा, खला, डर और बिछोह, ये सारी भावनाएं एक ही गुण को संतुष्ट करती है और वही गुण प्रेम है। नुकसान जब हो चुका होता है तब उसके बाद की जाने वाली हर कोशिश से महज भरपाई होती है। नुकसान हो चुका था। रुपया, पैसा, गहने, जेवर, कपड़े लत्ते तो भौतिक चीज़ें थीं जो सिखों को आज छोड़कर कल कमा लेनी थी। मेहनत से नसीब लिखने वाली कौम को मेहनत करने से कौन सा दंगा, कौन सा दमन, कौन सा विभाजन रोक पाया है? असली नुकसान विश्वास टूटने का हुआ था, जिसे जोड़ने का गारा ऊपर वाले ने अब तक नहीं बनाया। नुकसान हो चुका था, भरपाई बाकी थी। प्रशासन नुकसान करा लेता है तो भरपाई को तत्पर होता है। शहर अब फौज के हवाले था और फौजियों ने राहत कार्य शुरू कर दी थी। जगह जगह घूमती फौज की गाड़ियों ने स्थिति नियंत्रण में कर दी थी। प्रशासन को भी जब यह विश्वास हो गया कि स्थिति अब नियंत्रण में आ चुकी है तो कर्फ्यू में ढील हुई। फौज की लोरियां जिंदा हताहत और घायल सिखों को ढूंढकर गुरुद्वारे तथा स्कूल जैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही थी। कर्फ्यू हटते ही ऋषि को घर में राशन न होने का ख्याल आया। उसे पता था कि बाजार में लूट की स्थिति होगी, क्योंकि सभी लोग खाने के सामान के लिए टूट पड़ेंगे। यही सोचकर फौरन वह बाजार की ओर दौड़ा, मगर बाजार की स्थिति दंगे से भी खराब थी। खाने के सामान के लिए भी लोग खून करने को आमादा नजर आए। वह लड़कर केवल वक्त ज़ाया कर सकता था, जो उसे इस वक्त सही नहीं लगा। अचानक उसे उकरीत बस्ती की छोटी बेकरी का ध्यान आया। उसे लगा कि फ़िलहाल के लिए वहाँ से कुछ पाव रोटी ही लेकर घर में रख ले। उसे उम्मीद थी कि वहाँ भीड़ कम होगी। वह दौड़ता हुआ उकरीत पहुँचा। बेकरी में भीड़ सचमुच कम थी। उसने 6 बड़े पाव लिए और फौरन लौटा। वह इस बात से संतुष्ट था कि मुश्किलों भरी इस स्थिति में कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। दौड़ता दौड़ता वह इतना थक गया था कि लौटते वक्त उसने रफ्तार धीमी कर दी। वह नहीं जानता था कि यह जो धीमी रफ्तार का उसका निर्णय है, इसी निर्णय के लिए वह खुद को तमाम उम्र माफ़ नहीं कर पाएगा। ऋषि जब मोहल्ले के मुहाने पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक काली लोरी उसके घर के आगे खड़ी है। वह व्यग्र हो उठा। उसे अचानक ही एहसास हुआ कि अभी अभी कोई लड़की घर से निकलकर लोरी में जा बैठी है। उसका दिल बैठ गया। उसे लगा कि वह लड़की मनु है। नहीं नहीं, वह लड़की मनु ही है। उसके पैर जम गए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका हृदय उसके पांव तक खून नहीं पहुंचा रहा है। वह दौड़ तो क्या, खड़ा भी नहीं रह पाएगा। वह फिर भी दौड़ा। उसके नज़दीक आते ही उसने देखा कि छाबड़ा जी, मनु और मनु की माँ लोरी में बैठ चुके थे। उसने फिर रफ्तार तेज़ की। तमाशाई पड़ोसी अपने घरों से बाहर आकर तमाशा देख रहे थे। ऋषि उनके बीच से जगह बनाता लोरी तक पहुंचा। उसे अभी कितनी बातें करनी थी। छाबड़ा जी से माफ़ी मांगनी थी, उनकी नाराज़गी का कारण जानना था,
अपनी सफाई देनी थी, मनु का हाथ मांगना था। अभी कुछ भी तो नहीं हो पाया था। उसने लोरी में चढ़ने की कोशिश की, मगर एक गुरखा सिपाही द्वारा रोक दिया गया। तुम सिख हो? गुरखा ने पूछा। ऋषि ने हाँ कहना ही चाहा कि तमाशाइयों ने ना कह दिया। फिर तुझे कौन सा खतरा, कहते हुए गुरखा ने ऋषि को परे कर दिया। गाड़ी के इंजन के चालू होने की आवाज़ जैसे ही घनघना उठी, ऋषि के भय ने हुक का रूप ले लिया। उसने सिर्फ एक बार मनु को देखना चाहा, पर संकोचवश आंखें छाबड़ा साहब से हटा ही नहीं पाया। छाबड़ा साहब जिन्हें कायदन ऋषि को देखना था, सुनने को अपलक देख रहे थे। मनु भीतर की सीट में दबी तमाशाइयों के बीच ऋषि की आंखें खोज रही थी, जिसे वह विदा भी नहीं कह पाई थी। आंखें किसी हाल नहीं मिली। लोरी धूल और धुएं छोड़ती आगे बढ़ गई। ऋषि रोड के सटे शिव मंदिर के चबूतरे पर निष्प्राण सा बैठ गया। इसी की वजह से बचा है यह परिवार, वरना लोरी यहाँ से भी लाश ही उठाती। जिसका वक्त नहीं आया उसे कोई नहीं ले जा सकता। किस्मत के धनी निकले छाबड़ा जी। ऋषि तमाशाइयों के बीच से आती आवाज़ सुनता रहा। ब्रेड कहीं गिर गई या उसके हाथ से कोई ज़रूरतमंद ले गया, उसे एहसास भी नहीं हुआ। भीड़ छट गई। भीड़ अपने काम में लग गई। भीड़ जो कि कल पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा थी, कौन न जाने आज चने भिगो रहा छोले वाला, बकरे खींचता कसाई, रांदा तेज करता काश्तकार या फिर कॉलेज जा रहा वह लड़का ही हो। क्रोध और लोभ का जहर उतरा तो लोग फिर अपने काम में लग गए। शहर फिर मसरूफ़ हो गया। मैं यानी शहर बोकारो इस बदकार डाक के साथ जीने को मजबूर हूँ। कई कमीशन आए, कई रिपोर्टें आई, कई वृत्त चित्र बने, मगर कोई कमीशन, कोई रिपोर्ट, कोई वृत्त चित्र कितनी सच्चाइयाँ समेट सकता है, कितनी कहानियाँ उगाड़ सकता है। उन कहानियों का क्या जिसे उसके चरित्र बताना ही न चाहे। ऐसी ही कई कहानियाँ मुझ में दफन हैं, जिसे कोई भी कमीशन, कोई भी रिपोर्ट क्या निकाल पाएगी, जिसे कोई भी धर्म, कोई भी पश्चाताप, कोई भी दान मुहाफ नहीं कर पाएगा। सिखों का एक दफ़ा फिर पलायन हुआ। बच गए सिखों में से अधिकांश ने अपने परिवार के साथ शहर छोड़ दिया। कुछ कर्मठ फिर भी रुके और अपने हौसलों की बदौलत फिर उठ खड़े हुए, मगर विश्वास जो एक दफ़ा टूटा तो अधिकांश सिख मुझे छोड़ ही गए। छाबड़ा साहब ने अपना घर औने पौने दाम पर बेच दिया और मुझे छोड़कर अपने पैतृक निवास मोगा जा बसे। मनु को वहीं एक कॉलेज में दाखिला दिलाया गया। ऋषि कुछ और दिन मेरे पास रहा और फिर उसकी बंगला पुलिस सेवा में नौकरी हो गई। वह भी नए मकान मालिक से उसकी चिट्ठियां नए पते पर भेज देने की दरख्वास्त के साथ शहर छोड़कर कूच कर गया। शहर छोड़ने के बाद भी प्रेम कहाँ छूटता है। किरदारों के मुकद्दर में शहर बदलना लिखा होता है। कहानी का एक सिरा किसी एक शहर में बांधने के बाद यदि किरदार शहर बदल भी ले तो शहर कहानियाँ नहीं भूलता। वह एक सिरे को पकड़े हुए ही दूसरा सिरा खोजता जरूर रहता है। किरदार शहर बदल लेते हैं, वो सोचते हैं सब खत्म हो गया, मगर शहर उन्हें याद रखता है। वह याद रखता है उनकी अटखेलियाँ, उनकी शोखियाँ, उनके झगड़े, उनका लड़कपन और उनका प्रेम। छाबड़ा साहब को मोगा से आए उसके रिश्तेदार राहत शिविर से ही सीधा मोगा ले गए। वह 2-3 महीने बाद आए भी तो महज मकान बेचने के लिए। कुड़ियों के भाव मकान बेचकर वह हमेशा के लिए मोगा लौट गए। मनु फिर इस शहर नहीं आई, मगर उसकी चिट्ठियाँ बराबर आती रहीं। हर बार कुछ नई तो कुछ पुरानी ही बातों से पगी चिट्ठियाँ। चिट्ठियों का मंजूमन एक सा ही होता, मगर फिर भी हर बार करने को कुछ नई बातें रहती ही थी। जैसे कि पापा जी बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, अब तो गालियाँ भी निकाल देते हैं, अकेले रात भर टहलते और खांसते रहते हैं, रिश्तेदार भी मतलबी, सब मकान के पैसे के लिए चिपके रहते हैं। अब इनके पास बचा ही क्या है। जैसे कि गांव के कॉलेज में ही उसका नाम लिखा दिया गया है। रोज़ नहीं जाना, बस परीक्षा देने जाना है, मगर अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। किताब खोलते ही ऋषि का चेहरा उसके आगे घूमने लगता है और वह रो पड़ती है। वह रोना नहीं चाहती, जैसे कि ख्वाजा गुलाम फरीद ने माहिए उसके लिए ही रखे हैं। नहीं तो मेरा हाल वो कैसे जान जाते। जान भी सकते हैं। पीर फकीर मुर्शिद लोग बहुत पहुँचे हुए होते हैं। रोज़ अजल्दी दर दिलबर्दी कीमत इश्क गुलामी तांग तंगीदी काग उड़ेंदी रोवा सुबह ओ शामे ना कोई खत दिलदार दा आया ना कासिद पैगामे आँख फरीद दिल दरंदो मांदी हूण मुठ डंडी बे आरामे।
भाभियाँ उसे काग उड़ावन वालियाँ कहती हैं। ठीक ही तो कहती हैं। जैसे कि यहाँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ममेरा बाई खाड़कुओं में शामिल हो गया है। हर आता दिन बुरी खबर ही लाता है। सही गलत नहीं जानती, मगर यह जानती हूँ कि पुलिस बहुत परेशान कर रही है। एक दिन तो घर में घुस आई और उसके सोते पर से कंबल खींच दिया। भाइयों ने फिर झगड़कर बाहर निकाला तो देख लेने का कहकर चले गए। जैसे कि यह चिट्ठियाँ वह कॉलेज जाते वक्त ही डाल पाती है और कॉलेज जाने का कोई निश्चित समय नहीं है, इसीलिए देर सबेर हो जाती है। और यह चिट्ठी वह इसलिए लिख रही है क्योंकि उसने रात एक सपना देखा है जिसमें ऋषि पीली दस्तार बांधे हाथ में तलवार लिए उसे ब्याहने आया है और उसका मेल खाता पीले रंग का लहंगा दिए से जल गया है। वह बहुत उदास है और यह खत इसी उदासी में लिख रही है। जैसे कि ऋषि उसे याद तो करता है ना, वह उसे इस एक साल में भूल तो नहीं गया। ऋषि यदि उसे देखने उसके गांव आता हो तो मत आए, यहाँ खून खराबा बढ़ गया है। अब बस अगली बार तभी आए जब हाथ मांगना हो। यह भी कि पापा जी अभी तक ऋषि को दोषी मानते हैं। हालांकि मनु ने उन्हें बताया कि गुरनामे तो रात गए ही चल बसा था, मगर वह उसे झिड़क देते हैं। कहते हैं आंखों देखी गलत नहीं होती। वह उन्हें यह भी समझा नहीं पाती कि ऋषि उससे झूठ नहीं बोलता और जो उसने कहा है तो सच ही कहा होगा। जैसे कि एक दिन एक साईं आया था, आटा मांगने लगा। आटा देकर जब लौटने लगी तो उसने कहा कि आटे के बदले क्या चाहिए। मैंने कहा आस दे दो। साईं हंस पड़ा, कहने लगा आस की तुझे क्या कमी, तू सास पर नहीं आस पर ही तो जीती है। साईं कितनी सच्ची बातें कहते हैं। जैसे कि घर वाले अब उसके लिए लड़का देख रहे हैं। पिछले रिश्ते की बात पर उसने घर में कोहराम कर दिया था। भाइयों ने हाथ भी चला दिया। पापा जी यहाँ आकर असहाय हो गए हैं। उन्होंने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया, मगर नातेदारों के दबाव में कुछ नहीं बोलते। फिर भी वह फिक्र न करे, मनु ठीक है। ऐसा नहीं था कि मनु एक तरफा ही परेशान थी। ऐसा नहीं कि ऋषि उद्विग्न नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसे मनु की याद नहीं आती। ऋषि तो बल्कि ज़्यादा जब्त करता था, क्योंकि वह तो अपना अहवाल भी किसी को नहीं बता सकता। वह दरअसल मजबूर था, आत्मग्लानि से भरा हुआ। वह खुद को कसूरवार मान चुका था। मनु की उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत जब थी तब मनु उसके पास नहीं थी। उसे इस ग्लानि बोध से निकलना था जिसमें वह खुद को हत्यारा मान चुका था। मनु ने ही उसे अब तक जिंदा रखा था, वरना उसे लगता था कि वह उसी रात से लाश हो गया है। इन्हीं कशाकस के दिनों में एक दिन ऋषि का चयन बंगाल पुलिस सेवा में सार्जेंट के पद पर हो गया, जिसकी परीक्षा उसने पहले ही दी थी। पिता की जगह नौकरी की न अब उसे ज़रूरत थी न इच्छा। उसे अब यह शहर भी अच्छा नहीं लगता। शहर छोड़कर नौकरी के लिए वह कलकत्ता तलब हुआ था, मगर शहर छोड़ने के बाद वह सीधा नौकरी करने नहीं गया। वह मनु के दिए पते पर मोगा जा पहुंचा। उसने छाबड़ा साहब के पाँव छुए और मनु का हाथ मांग लिया। संयुक्त परिवार का माहौल था और चूंकि मनु ब्याह के लिए इनकार करती रही थी, इसलिए ऋषि का आना छाबड़ा साहब के रिश्तेदारों को खटका तो ज़रूर, मगर छाबड़ा साहब ने बात को घर में उठने ही नहीं दिया। उन्होंने रिश्तेदारों को बताया कि यह लड़का छाबड़ा साहब के बिके हुए घर के बकाया पैसे देने आया है। पैसे के नाम से रिश्तेदार भी खुश हुए। बात आगे नहीं बढ़ी। घर से बाहर गांव घूमते हुए ही किसी टीले पर बैठकर छाबड़ा साहब ने ऋषि को यह बताया कि यह पंजाब है और ऋषि यहाँ मेहमान। सो यदि यहाँ के लोगों को इस बात की भनक भी लग गई कि वह उस दिन रात भर घर से बाहर बलवे में था, तो ऋषि पंजाब की मिट्टी की खाद बन जाएगा। वह बहुत मुश्किल से कुछ कुछ भूल पाए हैं, मगर सब कुछ नहीं। इसलिए बेहतर यही रहे कि ऋषि लौट जाए। ऋषि जो खाली हाथ ही आया था, ठीक वहीं से खाली हाथ ही लौटा। मनु को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं समझी गई। फिर भी मनु तक खबर यह पहुंची कि ऋषि पैसे देकर लौट गया। मनु इस बचकाने झूठ पर हंस पड़ी और फिर देर तक रोती रही। लौटना ऋषि की मजबूरी थी, हाँ, मगर लौटते हुए वह मनु को यह भी नहीं बता पाया कि अब वह भी उस शहर में नहीं रहता। सरकार की चाकरी के लिए अब उसे दिन रात दूसरे शहर की गश्त में रहना होगा। ऋषि लौटते वक्त मनु से मिलना चाहता था, एक आखिरी दफ़ा, मगर नहीं मिल पाया। वह उसी के इंतज़ार में सारी रात स्टेशन पर बैठा रहा। उसे यह आस थी कि मनु उससे मिलने किसी तौर ही सही आएगी ज़रूर। मनु नहीं आई। ट्रेन आ गई। अमूमन देरी से चलने वाली वह ट्रेन
उस दिन ठीक समय पर आई। ऋषि अपनी बदकिस्मती पर हंसा और ट्रेन में चढ़ते हुए यह बात समझ गया कि छत से उतरकर कमरे में आने और घर से निकलकर स्टेशन आने में फ़र्क होता है। ऋषि अब नौकरी में व्यस्त था और एक तरफा संवाद के रूप में महीने 2 महीने में आने वाली एक चिट्ठी के इंतज़ार में दिन काटता था। वह अब इस शहर महज अपनी चिट्ठियाँ लेने आता, जिसे संभाल कर रखने की गुजारिश उसने मकान मालिक को कमरा छोड़ने से पहले ही कर दी थी। पहली बड़ी छुट्टी में ही ऋषि मनु के गांव के ढाले तक गया था। दूर से ही 2 तल्ले मकान को निहारते हुए चाय की दुकान पर ही उसने छाबड़ा साहब की बाबत कुछ जानकारी लेनी चाहिए। जानकारी यह मिली कि छाबड़ा की बेटी खराब हो चुकी है, और खराब क्या हो चुकी है वह तो खराब ही आई थी। छाबड़ा ने शहर दंगे की वजह से नहीं, लड़की की वजह से ही बदला था। 2 बार अच्छे खासे रिश्ते तोड़ चुकी है। एक बार तो दूसरे की छत पर कूदते हुए भी देखा गया था उसे। शहर के बच्चों का चलन ही खराब है। जवानी गारत कर आई है। इधर तो कुछ ऐसा हुआ कि उसे अपनी बुआ के यहाँ भेज दिया गया। ऋषि ने पूछना चाहा कि बुआ का घर कहाँ है, मगर वह पूछ नहीं पाया। उसे लगा कि यह सवाल उसे संदेह में डाल देगा, और पंजाबी ने बोल पाने के कारण वह संदिग्ध तो पहले से ही है। वह चुप ही रहा और रात में फिर घर का एक गश्त लगा लेने के बाद लौट आया। दिन बीतते रहे, खत आने कम तो हुए मगर बंद न हुए। ऋषि के लिए यही संबल बड़ा था कि खत बराबर आते रहे। इस दफा जब 2 महीने चिट्ठियाँ नहीं आई तो ऋषि का मन उदास हुआ। वह छुट्टियाँ लेकर मनु के गांव जाने की सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही एक दिन नए मकान मालिक ने उसे फ़ोन करके बताया कि उसकी एक चिट्ठी काफ़ी दिनों बाद आई है। चिट्ठियाँ प्रेमियों की प्राणवायु होती हैं, उतनी ही ज़रूरी जितनी श्वास अवरोध से मरते इंसान के लिए ऑक्सीजन। इतनी ज़रूरी कि ऋषि रात वाली पैसेंजर से अगले ही दिन बोकारो पहुंच गया था। चिट्ठी मनु की ही थी। लिखा था, सरदार मेरे, बुआ का अब तब लगा है। उन्हें गंगा सागर की आस है। 14 को एक आखिरी बार निकल रही हूँ। अगर भूला न हो तो हाथ थाम लेना, और जो भूल चुका हो तो वहीं उसी समंदर से मुझे छान लेना, क्योंकि लौटकर मैं फिर नहीं आने की। तेरी ही। ऋषि ने चिट्ठी दोबारा पढ़ी, फिर पढ़ी, बार बार पढ़ी, और यह जान पाया कि मनु की बुआ की तबीयत खराब है और मरने से पहले वह गंगा सागर स्नान करना चाहती है। इसी प्रयोजन से मनु भी आएगी। उसने चिट्ठी एक दफ़ा और पढ़ी और आखिरी लाइन पढ़कर सिहर गया। उसने जहन में गंगा सागर की तिथि बैठाई। गंगा सागर, लोकोक्ति कहती है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। लोकोक्ति कहती है तो कारण भी होगा। कारण यह है कि यह सागर द्वीप का बड़ा हिस्सा 4 साल में एक दफ़ा ही नज़र आता है। कारण यह भी कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ स्नान से 1000 गायों के दान के समकक्ष पुण्य मिलता है, ऐसी मान्यता है। कारण यह भी कि यह तीर्थ इतना दूर है कि बार बार इसे कर पाना संभव भी नहीं। जमीन, नदी, ज़मीन और फिर सागर नापते हुए यहाँ तक पहुँचना ही तपस्या जैसा है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ स्नान से जो पुण्य की मान्यता है वह दूर दराज से लोगों को खींच लाती है। छाबड़ा साहब अपनी बहन, पत्नी और बेटी के साथ साथ गांव के एक भतीजे को लेकर भी आए थे। संक्रांति से पहले वाली रात को वह काकद्वीप में डेरा डाल चुके थे। लोगों की भीड़ और चींटियों की कतारों में कोई अंतर न था। एक बार की तो बुजुर्ग छाबड़ा साहब भीड़ देखकर घबरा गए। बुढ़ापे का सबसे पहला वार आत्मविश्वास पर ही होता है। उन्हें बहन की इस निजी मान्यता पर खीस भी आई, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि बहन ने आज तक कुछ नहीं मांगा था। पहली बार और शायद आखिरी इच्छा इसी स्नान की जताई थी। वह ना नहीं कर पाए। कमेटी से बात कर छाबड़ा साहब ने अलग टेंट और खाने का इंतजाम करवा लिया था, मगर जनवरी की ठंड, गिरते ओस और उम्र के इस पड़ाव ने स्थिति असामान्य कर ही दी थी। रात में कपड़े के एक टेंट में पुआल पर चादर बिछाकर सारा परिवार सोया। नीचे की मिट्टी गीली होने के कारण मनु को नींद नहीं आई। ठंड हड्डियों को गला देने वाली थी। हवाएं जिस्म को भेदकर समा जाना चाहती थी। उसने अपने झोले से बिस्कुट का छोटा पैकेट निकाला और उठकर टेंट से बाहर निकल आई। आदमी को जब उम्मीद का सहारा ही आखिरी होता है तो वह असंभव से मुगालते भी पाल लेता है। मसलन मनु इस उम्मीद से भी बाहर निकली थी कि शायद ऋषि यहीं कहीं हो और वह उसके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा हो, या शायद उसने किसी के हाथों संदेशा ही भिजवाया हो। रास्ते भर तो वह हर मफलर और शाल से मुंह ढके इंसान को
पुरउम्मीद देखती आई थी। बाहर निकलकर भी उसने ठंड से हाथ मल रहे लोगों को और मफलर से मुंह छुपाए लोगों को बड़े ध्यान से देखा। जब लोग भी उसे उतने ही ध्यान से देखने लगे तो वो शर्मिंदा हुई। उसने फौरन आंखें घुमा ली और भीतर टेंट में आ गई। प्रेम अंधविश्वास का पहला पाठ है। इतनी नाउम्मीदी के बाद भी उसे इस बात का पूरा यकीन था कि उसने यदि ऋषि को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ऋषि ने ज़रूर उसे कहीं से देख लिया होगा। उसने एक क्षण में खुद को सांत्वना दी और दूसरे ही क्षण डर गई। उसे लगा कि अगर ऋषि नहीं आया तो क्या होगा, अगर उसे वह चिट्ठी ही नहीं मिली तो क्या होगा, उसकी नौकरी हो गई और वह शहर ही छोड़ चुका हो तो क्या होगा, क्या पता छुट्टियां न मिली हो। वह डर गई। उसे लगा कि उसे सब गलत ख्याल आ रहे हैं। उसने खुद शब्द दोहराए और फटे टेंट से चांद को देखने लगी। उसे लगा कि चांद उसकी बात ऋषि तक पहुंचा रहा है। उसने मन्नतें दोहराई और चुपचाप आकर लेट गई। सुबह का तवील सफ़र तड़के ही शुरू हो गया। धक्का मुक्की, झगड़े रगड़े, शोरोगुल। 5 लोगों का काफिला काकद्वीप से सागरद्वीप की ओर बढ़ा। 2 मील की सर्पीली मानव रेखा में धीमे धीमे खिसकते हुए सब लोग घाट तक आए, जहाँ से स्टीमर द्वारा आगे की यात्रा करनी थी। स्टीमर में कुल 40 लोग सवार थे। स्टीमर सागर द्वीप की ओर तैर चली। रात भर न सो पाने और स्टीमर की ठंडी हवा लगने के कारण मनु को नींद आ गई। स्टीमर से हुगली पार करते वक्त जवार का अंदेशा हुआ। स्टीमर थोड़ी हिली मगर फिर स्थिर हो गई। खुद को संयत करते वक्त ही मनु की माँ को यह अंदेशा हुआ कि स्टीमर पर सवार कोने में खड़ा एक लड़का कदकाठी से ऋषि जैसा है। वह थोड़ी संक्षिप्त हुई, फिर इसे अपना वहम मानकर रह गई। हालांकि उन्होंने लड़के पर अपनी नज़र लगाए रखी, जो चलती स्टीमर में समुद्री पक्षियों को पावरोटी के टुकड़े फेंकने में व्यस्त था। अनिष्ट की आशंका से उन्होंने मनु के हाथ पर अपना दबाव बढ़ा दिया। स्टीमर से उतरकर भी सागर द्वीप आना अभी बाकी था। वहां से सरकारी बस, जो कि इसी सेवा के लिए बड़े जहाज से लाई जाती है, से गंतव्य तक की दूरी तय करनी थी। छाबड़ा साहब के साथ आए लड़के ने 5 टिकट ली और सारे लोग बस पर सवार हो गए। बस में भी संक्षिप्त बैठी मनु की माँ ने जब आसपास लड़के को न पाया तो उन्होंने खुद के वहम को कोसा। इतनी देर से खिन वह अब थोड़ी खिली नजर आई, मगर जिस बात ने उन्हें सुकून दिया वही बात मनु को उदास कर गई। हर बीतते पल के उसका मन उचाट होता रहा। उसे लगा कि ऋषि उसे बिसार बैठा है। मनु ने खिड़की वाली सीट ली थी और उसी पर ठोडी टिकाए जाते पेड़ गिनती रही। उसे बरबस ही माहिए याद आते रहे। वह बुदबुदाती रही। बिछो अब असहनीय था, विरह अब अवर्णनीय। मनु जोग में थी, अपने आसपास से भी महबूत खोई हुई। अंततः सागर द्वीप भी आ ही गया। छोटे से भूभाग में हजारों श्रद्धालु ठीक चींटियों की तरह लग रहे थे। प्रशासन की ओर से यह यथोचित सुविधा उपलब्ध थी। खोया पाया वाले लगातार लोगों के गुम हो जाने, सामान की चोरी, सामान की हिफाजत आदि की सूचना तेज आवाज में दे रहे थे। स्नान की ओर जाते वक्त मनु के मन में ख्याल आया, कितना अच्छा हो कि वह इसी भीड़ में खो जाए और कभी किसी को न मिले। उसकी 5 उंगलियों में अपनी 5 उंगलियां फंसाए उसकी माँ बांस से बने अवरोधों के बीच से चली जा रही थी। छाबड़ा साहब अपनी वृद्ध बहन की हिफाजत में लगे थे। तारों एवं नक्षत्रों ने स्नान का वक्त 9:06 मुकर्रर किया था। साथ आए लड़के को कपड़े इत्यादि के पास खड़ा कर छाबड़ा साहब ठीक वक्त पर स्थान को उतर गए। बहन और पत्नी ने विधिवत पुण्य कमाए। छाबड़ा साहब बस पांव लहरों में डाले खड़े रहे। मनु ने आती लहरों से अपने मुंह और सिर पर पानी डाला, मगर अत्यंत खारा होने के कारण पानी पी नहीं पाई। संक्षिप्त माँ की नजरें नहाते वक्त भी मनु पर ही जमी रही। पुण्यार्थियों के स्नान के बाद कपड़े बदलने के लिए सब उसी स्थान पर इकट्ठा हो गए। साथ आया लड़का अब स्नान के लिए आगे बढ़ा। छाबड़ा साहब मुंह फेरे खड़े हुए तो औरतों ने साड़ी से घेरा बनाकर कपड़े बदल लिए। गंगा सागर का स्नान पूरा हो चुका था। मनु का मन डूब चुका था। वह बेमन से ही माँ की भीगी साड़ी निचोड़ रही थी कि अचानक उसने शोर सुना। यह दरअसल शोर नहीं था, यह भगदड़ थी। समुद्र का ज्वार अचानक ही बढ़ गया था और भयावह लहरों का रूप ले रहा था। प्रशासन ने जैसे ही समुद्र से दूर सुरक्षित स्नान पर जाने की घोषणा की, ठीक वैसे ही भगदड़ मच गई। स्नान करने वाले ज्वार के खतरे वाले क्षेत्र में आ रहे थे। घोषणा हुई तो लोग बाग बिना सोचे समझे ही भागने लगे। भगदड़ मच गई।
तीन ओर समुद्र और एक ओर जमीन में भागने का रास्ता भी एक ही था। छाबड़ा साहब ने अपने परिवार को एक तरफ से घेरा, मगर 3 भाग तो फिर भी खाली रहा। लोग बदहवास भागने लगे, गिरने मरने लगे, चीखों पुकार के बीच हाथ छूटने लगे। अचानक भगदड़ के बीच ही मनु की माँ को लगा कि उन्होंने फिर उसी लड़के को देखा है, और अब की दफ़ा बिल्कुल पास से। उन्हें फिर लगा कि वह लड़का ऋषि ही है। उनके सारे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उंगलियों में फंसी उंगलियां भगदड़ में एक क्षण को छूटी, मगर दूसरे ही क्षण उन्होंने उंगलियों पर अपना दबाव बढ़ा दिया। भगदड़ में गिरते उठते भागते संभलते लोगों के बीच खुद को खड़े रखना भी कठिन था। रास्ते के बांधे गए एक बांस को पकड़कर वह खड़ी हो गई। ज्वार का पानी नीचे उतरा तो थोड़ी ही देर में भगदड़ थम गया। चैन की लंबी सांस लेते हुए मनु की माँ ने हाथ में फंसी हुई उंगलियां देखी। वह कांप उठी। उनके हाथ में फंसी हुई उंगलियां मनु की नहीं थी, वह हाथ छाबड़ा साहब की बहन का था। उन्होंने महसूस किया कि मनु वहां नहीं थी, मनु कहीं नहीं थी। ज्वार शांत हुआ, भगदड़ खत्म हुई। रेड क्रॉस वाले अपने काम में लगे, खोया पाया वाले अपने काम में। देर तक मुनादी होती रही। एक लड़की जिसका रंग गोरा, कद मझोला और नाम मंजीत छाबड़ा है, खो गई है। लड़की ने हरे फुलकारी की कमीज पहन रखी है, हिंदी और पंजाबी बोल सकती है। जिस किसी सज्जन को मिले वह कृपा कर उसकी सूचना खोया पाया केंद्र दे। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। कंप्लीट।